हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि उत्तराखंड स्टेट जुडिशरी से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, आज हम इसमें बात करेंगे आंसर राइटिंग सेशन के बारे में। और ये जो आंसर राइटिंग सेशन मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ साथियों, ये CRPC से है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये मैं जो आंसर राइटिंग करा रहा हूँ ये CRPC से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से है, जो कि 1973 का एक्ट है। और ये पार्ट फर्स्ट नहीं बल्कि ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पे डील करके रखा है। अगर आपने उसको वॉच नहीं किया तो प्लीज़ आप उसको वॉच करिएगा, आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। और उसमें मैंने रेलिवेंट क्वेश्चंस को रखा है। साथियों, एक इन्फॉर्मेशन आपको और शेयर करना चाहूँगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, कि अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं, अगर आप इन सभी वीडियोस को वॉच करते हैं जो कि आपके मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, तो साथियों आप वीडियोस को पूरा वॉच किया करिए। जब आप पूरा वॉच करेंगे तो आप क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ उस चीज़ों को भी समझेंगे। साथियों देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रहा है। क्या कह रहा है, जब हमारे पास कोई भी क्वेश्चंस आता है, जब हम क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करते हैं तो क्वेश्चंस को ऑब्जर्व किस तरह से किया जाता है, कैसे किया जाता है, जब आप इसको तोड़ तोड़ कर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो इसी के बीच में ही आपका आंसर छिपा होता है। क्वेश्चंस के बीच में ही आंसर छिपा होता है और उन्हीं सभी चीज़ों को हम एक्सट्रैक्ट करके क्या करते हैं, अपने आंसर के रूप में उसको लिख देते हैं। कह रहा है इन व्हाट केसेस मे बी अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट अ वारंट। कह रहा है इन व्हाट केसेस, कौन सा ऐसा केस होता है जिसमें पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। कब कर सकता है, तो विदाउट वारंट कर सकता है। ये एक क्वेश्चन हो गया। और करके इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस मे बी अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट अ पर्सन विदाउट एन ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट और विदाउट वारंट। यहाँ पे कौन सा ऐसा फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस आता है जिसमें क्या कर सकता है, एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के भी किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, बिना किसी वारंट के, विदाउट किसी मजिस्ट्रेट के प्रायर कंडीशन से, बिना मजिस्ट्रेट के पूछे भी किसी व्यक्ति को वो गिरफ्तार कर सकता है। तो कौन सा ऐसा प्रोविजंस है। साथियों, जब आपके पास क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करिए, क्वेश्चन देखिए कि कहाँ से कहाँ के रेंज में ये क्वेश्चन फॉल कर रहा है। अगर आपको रेंज पहले से पता रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में फॉल कर रहा है, तो आपको वो चीज़ें आपके दिमाग में नाचने लगेंगी, घूमने लगेंगी। जैसे वो चीज़ें आपके दिमाग में घूमने लगेंगी वैसे ही आप अपने आंसर को क्या करते रहेंगे, बस पेन चलाते रहेंगे, आपका आंसर होता रहेगा। आंसर करना एक आर्ट है और इसी आर्ट को मैं यहाँ पे सिखाने के लिए आपके पास आ रहा हूँ। साथ ही साथ इसी के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं और वो सेक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं जहाँ से बार बार आपके मेन एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, अगर इसका आंसर फ्रेम करना हो तो कैसे आप करेंगे। कह रहा है सेक्शन 2C ऑफ द कोड। कहाँ पे साथियों, तो सेक्शन 2C ऑफ द कोड स्टेट्स दैट अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन। कहाँ पे साथियों, तो एक पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, विदाउट वारंट इन कॉग्निजेबल केसेस में किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। ये पावर किसके पास होती है, तो साथियों ये पावर पुलिस ऑफिसर्स के पास होती है। द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट इज गिवन टू द पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन नंबर 41। आपको ये पावर कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो साथियों जब आप सेक्शन नंबर 41 को ऑब्जर्व करते हैं तो उसी सेक्शन नंबर 41 के अंतर्गत आपको पावर देखने के लिए अरेस्ट ऑफ पर्सन्स वहाँ पे एक चैप्टर दिया है और चैप्टर नंबर 5 है। उसी चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत सारे पावर्स को वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स को दे रखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से अगर कोई भी ऑफेंस कर रहा है, अगर आपके प्रेजेंस में कर रहा है या फिर वो ऑफेंस ऐसा लग रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट बिना प्रायर परमिशन के मजिस्ट्रेट साहब के आप उनको रख सकते हैं, आप अरेस्ट कर सकते हैं। इट लेस डाउन वेरियस सर्कमस्टांसेस इन विच अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड बाई अ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट। कौन कौन से कंडीशंस यहाँ पे बताए गए हैं कि एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा बिना कौन कौन से मामले के अंतर्गत पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। द सर्कमस्टांसेस आर स्टेटेड एज अंडर। अब देखिए कौन कौन से सेक्शंस हैं, कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिसके अंतर्गत क्या कर सकता है। सेक्शन नंबर 41 को क्या किया गया है, अमेंड किया गया है। अमेंड करके उसमें और भी प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेटेड किया गया और उसी प्रोविजंस के जरिए क्या कर सकता है, पुलिस ऑफिसर्स को पावर दिया गया है कि आप भाई साहब क्या कर सकते हैं, बिना वारंट के भी आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस। जाहिर सी बात है, अगर आप पुलिस के सामने, पुलिस खड़ा है, पुलिस के सामने आप क्या कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का अगर आप ऑफेंस करते हैं तो उसमें पुलिस अगर देख रही है तो आपको जाहिर सी बात है पहले ना पहले वो गिरफ्तार करेगी। और इसके लिए सेक्शन, स्पेसिफिक सेक्शन कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, तो सेक्शन नंबर 41 सब क्लॉज 1
का ए आप जब देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये प्रोविजंस देखने के लिए मिलेगा। और ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है? तो साथियों ये बेयर एक्ट से ही निकाला गया है। कह रहा है अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन हु कमिट्स कॉग्निजेबल ऑफेंसेस इन हिज प्रेजेंस। एज सिंपल एज दैट यहाँ पे बता दिया गया है कि अगर पुलिस ऑफिसर खड़ा है, अगर पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में आप किसी भी प्रकार का ऑफेंस कमिट कर रहे हैं तो पुलिस ऑफिसर के पास क्या है? पुलिस ऑफिसर पहले से इम्पावर्ड है, वो आपको क्या कर सकता है? वो आपको गिरफ्तार कर सकता है, आपके आर्टिकल नंबर 21 का वायलेशन कर सकता है। आपको जैसे ही गिरफ्तार किया गया आर्टिकल नंबर 21 आपका धड़ल्ले से गिर गया। सेकेंड यहाँ पे प्रोविज़न देखिए, कह रहा है ऑफेंस पनिशेबल विद 7 ईयर और लेस देन 7 ईयर इम्प्रेजनमेंट टर्म। सेक्शन 41 सब क्लॉज 1 कैपिटल और स्मॉल बी के अंतर्गत जब आप जाएंगे सेक्शन को रेफर करेंगे स्पेसिफिक सेक्शंस को, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा। कह रहा है इट इज़ अ रीजनेबल कंप्लेंट, इट इज़ द रीजनेबल कंप्लेंट इज़ मेड और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, या तो रीजनेबल कंप्लेंट आना चाहिए या फिर आपके पास क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और ये दोनों चीज़ क्या होनी चाहिए? होनी ही चाहिए। इट रिसीव अ रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट दैन अ पर्सन हैज़ कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। मीन्स कि अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा क्या किया जा रहा है, या तो क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आपके पास शेयर किया जा रहा है, या फिर रीजनेबल कंप्लेंट किया जा रहा है, या रीजनेबल सस्पिशन आपको लग रहा है उस व्यक्ति के ऊपर, तब आप क्या कर सकते हैं? उस व्यक्ति को जा करके आप गिरफ्तार कर सकते हैं। पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू 7 ईयर विथ और विदाउट फाइन। द पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट सच पर्सन विदाउट वारंट। अगर इन सभी कंडीशंस में किसी भी व्यक्ति को आप पाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप उस व्यक्ति को धूमधाम से आप क्या कर सकते हैं? गिरफ्तार कर सकते हैं। कौन कौन सा कंडीशंस बताया गया है? ये सारे कंडीशंस आपको एग्जामिनेशन में लिखने होंगे। मैं फिर से उसको मार्क कर रहा हूँ क्योंकि यही सारी वर्ड्स आप लिखेंगे। सबसे पहला रीजनेबल कंप्लेंट मिलना चाहिए, सेकेंड क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पर क्या होना चाहिए? रीजनेबल सस्पिशन भी होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? अप टू 7 ईयर और विदाउट फाइन द पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट सच पर्सन। ये सारे कंडीशंस अगर हो रहे हैं तो पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट भी। फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, कह रहा है द पुलिस ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव। सबसे तो पहले उसके पास विश्वास करने का कारण आता है, और रीज़न टू बिलीव ये कहाँ का है साथियों? तो ये रीज़न टू बिलीव जो है हमको इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है सेक्शन नंबर 26 के अंतर्गत। जब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं किसका? इंडियन पेनल कोड का, वहीं पे हमको रीज़न टू बिलीव सेक्शन नंबर 26 के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। और वही रीज़न टू बिलीव दैट सच पर्सन हैज़ कमिटेड सच ऑफेंसेस एंड आगे क्या दे रहा है सेकंड पॉइंट में? ही इज़ सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज़ नेसेसरी। और वो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो जा रहा है कि नहीं, इसका जो अरेस्ट करना था ये नेसेसरी था, हम नहीं अरेस्ट करते तो भाई साहब ये क्या हो जाते हैं? ये भाई साहब कहीं भाग जाते हैं। कोर्ट ऑफ लॉ जब कहती कि नहीं उस व्यक्ति को पकड़ के ला, तो कहाँ से पुलिस ऑफिसर पकड़ के लाता है भाई? तो इसीलिए नेसेसरी वहाँ पे नेसेसिटी शो करेगा, और उसी नेसेसिटीज़ को शो करके उस भाई साहब को क्या कर सकता है? पुलिस ऑफिसर यहाँ पे अरेस्ट कर सकता है। ए वाले पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है, टू प्रिवेंट सच पर्सन्स फॉर कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंसेस। व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया जाता है, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस अगर कोई भी व्यक्ति कर दिया है, तो उसको अरेस्ट किस लिए किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि वो जा करके फिर दूसरा अपराध न कारित करे। मीन्स कि किसी व्यक्ति को धमकाए नहीं, जिसके खिलाफ उसने ऑफेंस किया है उस व्यक्ति को क्या करने लगते हैं? लोग जा करके धमकाने लगते हैं कि तुम थाने पर गए, चाहे कहीं शिकायत किए तो तुम्हारी 3 की फैमिली को 6 कर दिया जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे 3 की फैमिली को 6 कैसे किया जाता है। तो इसी चीज़ को लेकर के इसको क्या किया जाता है? उसको यहाँ पे अरेस्ट किया जाता है। बी पार्ट में कह रहा है फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंसेस। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया जा सके इसलिए भी क्या किया जा सकता है? भाई साहब को अरेस्ट किया जा सकता है। सी पॉइंट की बात कर रहा है टू प्रिवेंट सच पर्सन्स फ्रॉम टेम्परिंग विथ एविडेंसेस और कॉजिंग इट टू बी डिसअपियर्ड। क्या कर सकता है? यहाँ पे कह रहा है कि इसलिए उनको अरेस्ट किया जाता है कि वो जो एविडेंस हैं, जो साक्ष्य है, जिसको कोर्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत पेश करना होता है, उसके साथ वो भाई साहब किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ ना करेंगे। किसके साथ? एविडेंसेस के साथ। इसलिए भी उनको क्या किया जाता है? यहाँ पे अरेस्ट करके रखा जाता है। नहीं तो पता चलता है कि वो जो साक्ष्य हो, जो एविडेंस है, उस एविडेंस को ही क्या करते हैं भाई साहब? गायब कर देंगे। नेक्स्ट दे रहा है टू प्रिवेंट सच पर्सन्स फॉर मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस। और इसलिए भी अरेस्ट कर लिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति क्या करेगा? जो विक्टिम है, विक्टिम को किसी भी प्रकार का ना इंड्यूसमेंट देगा, ना थ्रेट देगा, ना प्रॉमिस देगा। ये साथियों ये चारों के चारों आपके कीवर्ड हैं, और इस कीवर्ड को आपको क्या करना है? बेयर एक्ट से एक्सट्रैक्ट करना है, और एज यूजुअल आपको यहाँ पे लिखते हुए चले जाना है। ये बातें आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए।
चार बातों में क्या कह रहा है, इसलिए उनको अरेस्ट करना है कि क्योंकि वो भाई साहब फर्दर ऑफेंस ना कमिट करें, इसलिए उनको अरेस्ट करना है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के टाइम उनकी क्या कर सकती है, कोर्ट ऑफ लॉ में ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए उनको अरेस्ट करना होता है क्योंकि वो डिसअपियर ना हो जाए, वो क्या करें, वो एविडेंसेस के साथ किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ ना करें, इसलिए उनको अरेस्ट किया जाता है कि क्योंकि जिसके साथ उन्होंने ऑफेंस कमिट किया है उनको किसी भी प्रकार से वो टीआईपी न दे पाएँ, ना थ्रेट दे पाएँ, ना इंड्यूसमेंट दे पाएँ, ना किसी भी प्रकार का प्रॉमिस दे पाएँ, इसलिए उनको अरेस्ट यहाँ पे करना अनिवार्य होता है। ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है। अब फंडामेंटल गाइड्स को हम देखेंगे कि साथियों अगर किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया जाता है तो धड़ल्ले से उसका आर्टिकल नंबर 21 का वायलेशन हो जाता है। जाहिर सी बात है, हमारा प्राइवेसी भंग हो गया। भाई आपने उसको क्या कर लिया, कन्फाइन कर लिया, उसको कन्फाइन किया तो आने जाने का, उसका घूमने फिरने का, किसी से बात करने का सारे राइट को आपने क्या कर दिया, कर्टेल कर दिया। इसीलिए यहाँ पे एक गाइडलाइन दिया गया, लिख रहा है फंडामेंटल गाइडलाइन रिलेटिंग टू द अरेस्ट। अब कौन कौन से गाइडलाइन है, तो साथियों हमारे पास सबसे पहला केस आता है जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो कि 1994 का ये मामला है। अब देखिए इस मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा अपेक्स कोर्ट के द्वारा क्या गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया था। लिखा गया था द अपेक्स कोड रूल्ड दैट एन एक्यूज्ड पर्सन एंड अरेस्टेड पर्सन being held in custody is entitled to have one friend, relative or other person interested in his welfare। देखिए साथियों कह रहा है कि पुलिस भाई साहब आपने तो अपना काम कर लिया, आपने किस किस चीज़ के लिए किस किस ग्राउंड को देखा, आपने क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन देखा, आपने रीजनेबल कंप्लेंट आपको मिला, सस्पिशन लग रहा था 7 साल से ज़्यादा का अगर उसका ऑफेंस लग रहा था तो आपने क्या किया, आपने उसको अरेस्ट कर लिया। लेकिन अरेस्ट तो आपने कर लिया, लेकिन जब हमारे पास एक केस लॉ आता है और इस केस लॉ को हमको किसने बताया है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये गाइडलाइन दिया गया है कि जब आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेते हैं, अच्छी बात है कर लीजिए, लेकिन ये बात का आप ध्यान रखिए कि जब आप उसको अरेस्ट करते हैं तो उसके कम से कम आप उसके दोस्त को, किसको, आप उसके फ्रेंड को, आप उसके रिलेटिव को और अदर पर्सन जो उस व्यक्ति के अंतर्गत इंटरेस्ट रख रहा है, जो उस व्यक्ति का दोस्त है, मित्र है, रिश्तेदार है, उसका माई है, उसका बाप है, उसको आप क्या करेंगे, बताएंगे भी कि हाँ हमने आपके इस व्यक्ति को क्या कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है। ये नहीं कि आप अरेस्ट करके 1 महीना जेल में रखे हों, उसके घर वाले खोज रहे हैं कि कहाँ चला गया कहाँ चला गया। तो आपका ये जिम्मेदारी होता है, ये किसकी जिम्मेदारी होता है, तो ये पुलिस अंकल की जिम्मेदारी होता है कि पुलिस अंकल बताएंगे कि हाँ उसके फ्रेंड को बताएंगे, उसके रिलेटिव को बताएंगे, उसके गार्जियंस को बताएंगे, उसी से पूछेंगे कि बताओ किसको बता दिया जाए कि तुमको अरेस्ट कर लिया गया है, तो वो बताएगा कि हमारे पापा को बता दो, हमारे इस दोस्त को बता दो, हमारे इस रिलेटिव को बता दो। तो वो जिसको कहेगा उसको पुलिस ऑफिसर क्या करेगी, इन्फॉर्म करेंगी कि हाँ आपके इस व्यक्ति को हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे अरेस्ट किया है। और ये बात हमको कौन बताया है, तो साथियों ये जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक केस था। इसी जोगिंदर सिंह वर्सेस यूपी के केस के अंतर्गत हमको ये देखने के लिए मिल रहा है। कह रहा है टोटल हैज़ बीन अरेस्टेड एंड आल्सो वेयर ही इज़ हैज़ बीन डिटेंड। और ये भी आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ पे आपने उसको डिटेंड करके रखा है। सिर्फ आप ये बता देने से काम नहीं चल जाएगा कि मैंने उसको अरेस्ट कर लिया है, आपको डिटेल में बताना होगा कि इस थाने में इनको पकड़ करके हम लोग रखे हैं। कह रहा है एन एंट्री शैल बी मेड इन द डेली एज हु वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट द अरेस्टी। और आपको ये भी पुलिस साहब आपको बताना होगा कि कब आपने उसके फैमिलीज़ को, उसके रिलेटिव्स को, उसके फ्रेंड्स को आपने कब इन्फॉर्म किया। ये क्या होना चाहिए, आपको एक डायरी में डायरी मेंटेन करके आपको रखना होगा। और ये कौन हमको बता रहा है साथियों, ये कोई सामान्य आदमी हमको नहीं बता रहा, ये अपेक्स कोर्ट के द्वारा एक गाइडलाइन प्रोवाइड की गई थी और इसी अपेक्स कोर्ट की गाइडलाइंस को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, रीड आउट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम नेक्स्ट गाइडलाइन की बात करते हैं। द मजिस्ट्रेट इज ऑबलाइज्ड टू सेटिस्फाई हिम सेल्फ दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉपर अरेस्ट हैज़ बीन मेड कंप्लाइड विद। और मजिस्ट्रेट साहब की भी ये जिम्मेदारी होती है, जब उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रस्तुत किया जाता है जिसको अरेस्ट किया गया, उस व्यक्ति से मजिस्ट्रेट साहब भी क्या करते हैं, पूछते हैं कि तुमको गाइडलाइन बताई गई थी ना, तो तुमको क्यों अरेस्ट किया गया है। तो वो कहेगा हाँ साहब हमको पता था कि हाँ वो पुलिस भाई साहब ने हमको बताया था कि हाँ हमको इस मामले के लिए हमको अरेस्ट किया गया था। तो वो पूछेंगे मजिस्ट्रेट साहब कि तुम्हारे रिलेटिव गार्जियंस को इन्होंने बताया कि नहीं, तो वो बताएगा कि नहीं साहब बताए थे। वो पूछेगा कि जब बताए थे तो जब मजिस्ट्रेट साहब इन सभी चीज़ों से सेटिस्फाई हो जाएंगे तब जाके क्या करेंगे, कार्रवाई को अपनी शुरू करेंगे। अगर मजिस्ट्रेट साहब को भी पता लगता है, मजिस्ट्रेट साहब भी अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, तो जोगिंदर सिंह का जो केस है ये कहीं ना कहीं कर्टेल होता आपको दिखेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इस प्रकार की गाइडलाइन को दिया गया है कि सब कुछ हो जाए लेकिन किसी का फंडामेंटल राइट हमको कर्टेल नहीं करना है, किसी के फंडामेंटल राइट को हमको वायलेट नहीं करना है। तो यही बात यहाँ पे आपको जोगिंदर कुमार के केस में देखने के लिए मिल रहा था। थर्ड पॉइंट को जब आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि
ऑफेंसेस पनिशेबल विथ डेथ, एलआई लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक्सेट्रा। सेक्शन 41 सब क्लॉज 1 बी ए के अंतर्गत ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। कह रहा है इफ़ अ पर्सन हैज़ कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, अगर अब देखिए अगर किसी भी पर्सन के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कमिट कर दिया गया, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पनिशेबल विथ डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर और विदाउट फाइन, अगर इस तरह से किसी भी व्यक्ति को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया है, तो आप इसके बारे में आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, सेक्शन 41 क्लॉज 1 बी ए के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर यहाँ पर देखिए साथियों कह रहा है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अगर उद्घोषित अपराधी है, अगर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके केस में क्या करेंगे। तो जब हम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की बात करते हैं तो इसके लिए हमसे अलग सेक्शन दिया गया, सेक्शन नंबर 41 सब क्लॉज 1 का स्मॉल सी यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है एनी पर्सन हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अगर किसी को भी हम लोग भगौड़ा घोषित कर दिया गया है either under the code or by order of the state government can be arrested without warrant, अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये उद्घोषणा जारी कर दिया गया है कि उस व्यक्ति को क्या करना है, अरेस्ट करना है, तो पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को भी क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। और इसके सपोर्ट में हम क्या देखेंगे साथियों, इसके सपोर्ट में अभी आप लोगों ने एक केस देखा, अब जोगिंदर कुमार का केस आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया। अब यहाँ पे किसका केस देखेंगे, अब आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ जो कि डीके बसु साहब का है, और ये भी केस लॉ आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है। कर डीके बसु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 का ये मामला है, और इस केस को ऑब्जर्व करिए। कह रहा है एन एंट्री शैल बी मेड, देखिए अरेस्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके लिए कितना गाइडलाइन यहाँ पे बनाया गया है, चाहे वो जोगिंदर कुमार के केस का हो, चाहे वो डीके बसु के केस का हो, हम सभी केस लॉ को साथ साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो सेक्शंस हमको प्रोवाइड किए गए हैं सेक्शन नंबर 41 में, उन सभी सेक्शंस को भी हम ऑब्जर्व करते हुए चल रहे हैं। ये अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा साथियों तो ये टोटल 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और 20 मार्क्स के लिए आपको इसी तरह से अपने आंसर को क्या करना होगा, एक एक बातों को लिखना होगा। कह रहा है एन एंट्री शैल बी मेड बी रिक्वायर्ड टू बी पुलिस डायरी, एक एंट्री आपको करना होगा, किसको, पुलिस भाई साहब आपको एक एंट्री करना होगा। द अरेस्ट शुड बी व्हेन द अरेस्ट एग्जामिंग एट द टाइम ऑफ द अरेस्टेड एंड मेजर एंड माइनर इंक्वायरी इन द प्रेजेंस ऑफ हिज बॉडी मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द टाइम। और जब आप अरेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, जब आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप उसका इंक्वायरी करेंगे। कैसा इंक्वायरी करेंगे, तो आप मेजर इंक्वायरी करेंगे, साथ ही साथ आप माइनर इंक्वायरी भी उसका करेंगे कि क्या उसके बॉडी पे कुछ ऐसा पीटने का तो दाग आप लोगों ने नहीं छोड़ा है, या फिर वो कोई बम उम तो बांध करके नहीं आया है, उसके शरीर पे जो भी चीज़ें मिलेंगी सबको आप क्या करेंगे, आप एक डायरी होगा उसी डायरी में आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। साथ ही साथ कह रहा है द इंस्पेक्शन मेमो, जो इंस्पेक्शंस मेमो बनता है, द इंस्पेक्शन मेमो मस्ट बी साइंड बाय द अरेस्टी, जो इंस्पेक्शन मेमो बन रहा है कि हाँ इसका एक कपड़ा मिला है, कपड़े में ये घड़ी मिला है, ये मोबाइल मिला है, ये जो भी सामान उसके पास से मिल रहा है, सारे सामान का आप क्या करेंगे, एक अच्छे से लिस्ट बनाएंगे, और उस लिस्ट पे जो अरेस्ट किया गया व्यक्ति है उसका क्या होना चाहिए, उसका सिग्नेचर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बना दिया, पता चला कि बेचारा एप्पल का वो आईफोन लेकर के घूम रहा था और आप कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारे पास तो नोकिया 1600 का फ़ोन था, तो इसके लिए क्या कराना पड़ता है, इससे लिए वहाँ पे साइन कराना पड़ता है। और ये हमको कौन बता रहा है, ये कौन गाइडलाइन दे रहा है, तो ये एपेक्स कोर्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इस प्रकार का गाइडलाइन दिया जा रहा है। एंड पुलिस ऑफिसर एंड इट कॉपी मस्ट बी गिवन टू दी अरेस्टी, और साथ ही साथ बस यही अपने डायरी में नहीं लिखवाएगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर का ये कर्तव्य बनता है कि जिस व्यक्ति से अगर आपने अरेस्ट किया है, जिसका आपने साइन कराया है, उसको आप क्या करेंगे, उसका आप एक फ़ोटोकॉपी भी उसको निकाल करके देंगे, कि जब वो छूट करके आपके चंगुल से जाएगा, मीन्स कि आपने अरेस्ट किया तो क्या करेगा, वो दिखाएगा कि साहब हमारा ये चीज़ था, आप हमारा ये चीज़ क्या करेंगे, हमको लौटाएंगे। कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द मेमो शुड बी सेंड टू द एरिया मजिस्ट्रेट फॉर द रिकॉर्ड, और सभी चीज़ों को कहाँ भेजना चाहिए, सभी चीज़ों को एरिया मजिस्ट्रेट जो होते हैं उस एरिया मजिस्ट्रेट के पास भेजना चाहिए, किस लिए, एज अ रिकॉर्ड के तौर पर भेजा जाता है। नेक्स्ट दे रहा है ऑन पॉइंट एट द टाइम ऑफ अरेस्ट मेमो शैल बी साइंड बाई एट लीस्ट वन
विटनेस, सेक्शन 41 सब क्लॉज बी के अंतर्गत ये आपको देखने के लिए मिल रहा है कि जब आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि जंगल से उसको पकड़ ले जाएंगे, कहीं गांव से, कहीं मोहल्ले से, कहीं गली से ही आप पकड़ेंगे। तो वहाँ पे क्या करेंगे, किसी न किसी भी व्यक्ति से जो रेपुटेटेड पर्सन अगर आपको दिख जाता है तो आप उसका सिग्नेचर भी कराएंगे कि हाँ हम इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिए। और ये आपको देखने के लिए कहाँ मिल जाएगा, तो सेक्शन नंबर 41 सब क्लॉज बी के अंतर्गत ये आपको देखने के लिए मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट आर द वेरियस क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। साथियों ये जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ये क्वेश्चंस का एक लेवल है और एक क्वेश्चन का एक अंडरस्टैंडिंग भी है। इसी टाइप्स के क्वेश्चन आपके मेन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और जो मैं आपको सेक्शन नंबर 41 से रिलेटेड जो क्वेश्चन बताया हूँ ये आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके हर एक एग्जामिनेशन में अगर सेक्शन नंबर 41 से क्वेश्चन पूछा गया है तो इसी टाइप का और यही क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि इसमें आपको जोगिंदर सिंह का केस देखने के लिए मिलता है, डीके बसु की गाइडलाइन देखने के लिए मिलती है और ये सभी के सभी अपने आप में बहुत ही रेलेवेंट फैक्ट होते हैं, इसीलिए इन सभी चीज़ों को रखा जाता है। जब हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो आप लोगों ने क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लिया कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है व्हाट आर द वेरियस क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स, कौन कौन से वेरियस क्लासेस होते हैं क्रिमिनल कोड्स के, कहाँ पे, अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। जाहिर सी बात है हमको कोड्स भी पता होने चाहिए। तो अब इसके आंसर को आप फ्रेम करेंगे तो लिख रहा है सेक्शन 6 ऑफ द कोड प्रोवाइड फॉर द क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। और ये हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है दोस्तों, तो जब हम सेक्शन नंबर 6 को ऑब्जर्व करते हैं तो सेक्शन नंबर 6 में ये हमको देखने के लिए मिल जाता है। इन द एवरी स्टेट्स according to its besides high court and the courts constituted under any law other than his code are as follow। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बात कर रहा है। सबसे तो बात पहले कर रहा है कि कोर्ट ऑफ सेशन का कोर्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है। सेकंड हमको देखने के लिए मिल रहा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया हैविंग पॉपुलेशन 1 मिलियन की बात कर रहा है। सी में हमको बात कर रहा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लासेस की और डी में बात कर रहा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इतने टाइप के मजिस्ट्रेट्स का हमको कोर्ट हमको देखने के लिए मिलता है। ये आपका सिंपल क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन था ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन था, इसीलिए इसका आंसर भी यहाँ पे शॉर्ट में कंसाइज फॉर्म में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे ऑब्जर्व करिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है डिस्कस ऑन द स्टेटमेंट बाय रेफरिंग टू द गाइडलाइन लेड डाउन इन द केस ऑफ जोगिंदर कुमार केस वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1994 के मामले में। साथियों ये डायरेक्ट इतना बड़ा केस है आपका जोगिंदर कुमार का केस कि क्योंकि केस लॉ से ही सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो जाती है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लिया। अब आंसर देखिए कि किस प्रकार से आप जोगिंदर कुमार के केस को और जोगिंदर कुमार के गाइडलाइन को देखेंगे। साथियों सिर्फ ये केस नहीं है, ये एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया हुआ है एक कानून है, ये एक गाइडलाइन है और इस गाइडलाइन को क्या करना होता है, ड्यूरिंग अरेस्ट पुलिस वाले को फॉलो करना होता है। कह रहा है दिस रिमार्क वॉज मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 में। ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मीन्स की अपेक्स कोर्ट के द्वारा 1994 में ही प्रोवाइड कर दिया गया था। कह रहा है वेयर द कोर्ट लेट डाउन सर्टेन गाइडलाइंस इन ऑर्डर टू हैव ट्रांसपेरेंसी इन द एक्यूज्ड एंड द पुलिस रिलेशन। ये इसलिए गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया है कि जो पुलिस अंकल होते हैं और जो चोर भाई साहब होते हैं इन दोनों के बीच क्या बनी रहे, इन दोनों के बीच ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। पता चले कि चोर कह रहा है कि हमारा पुलिस वाले ने ही हमारा सामान गायब कर दिया, अब पुलिस वाला कह रहा है कि नहीं ये हमारा सामान गायब कर दिया। इसीलिए इस ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए, इस डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए क्या किया गया था, ये जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की गाइडलाइन यहाँ पे प्रोवाइड की गई थी। अब आप भी साथियों कहेंगे कि नीड ऑफ गाइडलाइन, इस गाइडलाइन की आवश्यकता क्या थी। तो अब गाइडलाइन की आवश्यकता देखिए क्या कह रहा है। प्रायर टू द 2009 अमेंडमेंट ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 41 ऑफ द कोड इम्पावर्ड पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट एनी पर्सन। हमको इसके पहले हमको पुलिस ऑफिसर के पास पावर था कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट इफ़ ही हैज़ कमिटेड एनी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अगर उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कमिट किया गया है तो पुलिस ऑफिसर के पास इतना पावर था कि वो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता था। इन हिज प्रेजेंस और अगेंस्ट whom a reasonable complaint और credible information is received that affected। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी रीजनेबल कंप्लेंट मिलता था, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलता था या सस्पिशियस ग्राउंड होता था तो उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता था, पुलिस ऑफिसर के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता था। लेकिन जब से हमारे पास जोगिंदर कुमार का केस आ गया था, इस केस में देखिए कह रहा है इन जोगिंदर कुमार केसेस द कोर्ट ऑब्जर्व दैट टू अरेस्ट एंड कस्टोडियल डेथ हैव बिकम अ हैंडी रूल।
इसमें क्या कर दिया गया था, कस्टोडियल डेथ होने लगा था, मीन्स कि पुलिस के कस्टडी में रहते हुए किसी भी व्यक्ति को क्या किया जाता था, मार दिया जाता था। एंड कॉमन फिनोमिना, द कोर्ट क्लेरिफाई दैट पावर टू अरेस्ट इज वन थिंग एंड द एक्सरसाइज ऑफ सच पावर इज अनदर। कोर्ट के द्वारा बताया गया था कि जो पावर होता है अरेस्ट करने का वो अलग चीज़ होता है, लेकिन जो पावर होता है किस चीज़ को, अरेस्ट के बाद एक्सरसाइज करने का, वो चीज़ अलग होता है, दोनों अलग अलग है। सो दैट द कोर्ट डायरेक्ट टू द पुलिस ऑफिसर नॉट टू मेक अरेस्ट इन रूटीन मैनर। आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी व्यक्ति को रूटीन मैनर में आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं कि नहीं हमें इस बार 10 गिरफ्तारी करनी ही है तो हम 10 गिरफ्तारी करके अपनी रैंक को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। नहीं, आप रूटीन मैनर में किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं, बट ओनली अंडर कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस एंड लेड डाउन द फॉलोइंग गाइडलाइन। और कौन कौन से फॉलोइंग गाइडलाइंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था, उस फॉलोइंग गाइडलाइंस को आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉलो भी करना है। ए वाले में कह रहा है an arrested person in custody is entitled to have one friend, relative or other person interested in his welfare to be informed of his arrested। जब किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उस व्यक्ति के क्या किया जाता है, या तो उसके फ्रेंड को या फिर उसके रिलेटिव को या फिर किसी अदर पर्सनस को, जो उसमें व्यक्ति में इंटरेस्टेड होता है उसको क्या करना होता है, इन्फॉर्म्ड करना होता है। और ये ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया। इसके बी वाले गाइडलाइन को देखिए, कह रहा है ही शैल बी इन्फॉर्म्ड टू हिज राइट बाय द पुलिस ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। और उसके राइट्स को भी बताने का काम करता है। कौन काम करेगा, तो पुलिस ऑफिसर जो होता है किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट कर लेता है तो उस व्यक्ति को उसका राइट भी बताएगा कि हाँ तुम्हें वकील भी करने का अपना अधिकार है, तुम्हें बेल पाने का भी अधिकार है। और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारा एपेक्स कोर्ट कर रहा है, ये उन्होंने गाइडलाइन प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट कर रहा है एन एंट्री शैल बी मेड इन अ डेली डायरी इन अ डायरी एज टू हु हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड फॉर हिज अरेस्टेड। अगर उनका अरेस्ट का जो डायरी होगा उसमें वो लिखेंगे। द प्रोटेक्शन फ्रॉम द पावर मस्ट बी हेल्ड टू फ्लो फ्रॉम द आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत भी आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, क्या कह रहा है देखिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, कह रहा है कि डिस्कस, क्या कह रहा है साथियों, डिस्कस ऑन द स्टेटमेंट बाय रेफरिंग द गाइडलाइन लेड डाउन इन द केस ऑफ DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 का। साथियों ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में बनाया गया है, इसीलिए इन सभी क्वेश्चंस को मैं क्या कर रहा हूँ, सभी केस लॉ को एज अ क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने लेकर के आया हूँ। लिख रहा है दिस रिमार्क वॉज मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट in the case of DK Basu versus State of West Bengal 1997, the court laid down certain rules, regulations, guideline in order to transparency during arrest। इसको किस लिए बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा क्यों दिया गया था DK बसु के केस में एक गाइडलाइन, इसलिए दिया गया था कि ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे बनी रहे। किसको, यहाँ पे रूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बनाया था, रेगुलेशंस दिया था, गाइडलाइन को पेश किया था। और आपके एग्जामिनेशन में दे देगा कि DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के गाइडलाइन को आप क्या करिए, आप यहाँ पे लिखिए। और जब आप इसको पढ़े नहीं रहेंगे, इस केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन को आप नहीं ऑब्जर्व किए रहेंगे, तो आपके लिए वहाँ पे समस्या बन जाएगा। तो गाइडलाइन यहाँ पे देखिए, नीड फॉर गाइडलाइन, क्यों गाइडलाइन की हमें आवश्यकता पड़ी। कह रहा है दिस गाइडलाइन वेयर लेटर अपॉइंटेड इन द कोड विच मे बी 2009 अमेंडेड इन द कोड। जब 2009 में एक अमेंडमेंट किया गया था CRPC में, उसी के बाद से इसको क्या किया गया था, ये गाइडलाइन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था। कह रहा है क्रिमिनल प्रोसीजर अंडर वेरियस प्रोस्पेक्टस वेरियस प्रोविजन देयर इन। सबसे पहला कह रहा है ए वाले में, अरेस्टेड पर्सन सेल बी इंटाइटल्ड टू हैव हिज फ्रेंड और रिलेटिव टू बी इन्फॉर्म्ड हिज अरेस्ट। ये बात इसमें भी कहा गया है कि उसके फ्रेंड को, उसके रिलेटिव को क्या करना है, आपको बताना है। बी गाइडलाइन में कह रहा है कि he must be aware of the right to have some being to inform his arrested। ये भी उसके पास राइट होता है और ये भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट कर रहा है द अरेस्टेड मस्ट बी एग्जामिन्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्टेड एंड एवरी मेजर और माइनर इंजरी मस्ट बी रिकॉर्डेड। जो भी मेजर और माइनर इंजरीज हैं उन सभी मेजर एंड माइनर इंजरीज को क्या करना होता है, यहाँ पे रिकॉर्ड करना होता है। सभी गाइडलाइन मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। नेक्स्ट गाइडलाइन कर रहा है द अरेस्टेड शुड बी सब्जेक्ट टू द मेडिकल एग्जामिनेशन बाय ट्रेंड डॉक्टर एवरी 48 आवर्स। अगर किसी भी व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया है तो क्या करेंगे, एक जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो ट्रेंड डॉक्टर है, हर 48 घंटे के बीच में उसका क्या करेंगे, उसका जांच भी करवाएंगे। नेक्स्ट कर रहा है द कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी सेंट टू द मजिस्ट्रेट फॉर रिकॉर्ड। यहाँ पे मेमो भी आप किसके पास भेजेंगे, तो मजिस्ट्रेट के पास यहाँ पे मेमो भी आप बाय द टाइमिंग भेजते रहेंगे। नेक्स्ट कर रहा है द अरेस्ट मस्ट बी
मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर। और जो मेमो होता है, आप मेमो को कहाँ पे भेजते रहेंगे, तो मजिस्ट्रेट साहब के भी समक्ष भेजते रहेंगे विद इन 24 आवर्स के भीतर। नेक्स्ट कह रहा है ही मस्ट बी परमिटेड टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन। और आप यहाँ पे भी उसको नहीं रोक सकते हैं, उसको अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने की क्या है, यहाँ पे उसको इजाज़त है। नेक्स्ट कह रहा है सभी गाइडलाइन दिया गया था। पुलिस कंट्रोल रूम शैल बी प्रोवाइडेड एट एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एवरी स्टेट हेडक्वार्टर। और ये हमको कहाँ रेफर कर रहा है, सेक्शन नंबर 41 सब क्लॉज सी के अंतर्गत ये हमको देखने के लिए मिलता है कि पुलिस कंट्रोल रूम और पुलिस स्टेट हेडक्वार्टर पे होना चाहिए। पोजीशन आफ्टर अमेंडमेंट, तो आपने पोजीशन आपने देख लिया अमेंडमेंट के बाद का। अब देखिए पोजीशन क्या था अमेंडमेंट के पहले, अब इसके पोजीशन को ऑब्जर्व करिए। कर रहा है पोजीशन आफ्टर द अमेंडमेंट, अब क्या रहा था पोजीशन उसको आप ऑब्जर्व करिए। आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 2009 इन द कोड ऑल दिस गाइडलाइंस हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द फॉलोइंग प्रोविजंस आर एस फॉलो। क्या था, अंडर सेक्शन 41 बी द पुलिस मेकिंग अरेस्ट इज बाउंड टू बियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम विच विल बी फैसिलिटेटेड इजिली आइडेंटिफिकेशन। जब कभी भी पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जाता है तो सेक्शन नंबर 41 का वो फॉलो करेगा और वो विद ड्रेस में जाएगा। ड्रेस के साथ साथ वो अपना जो नेम प्लेट होता है वो नेम प्लेट भी लगा कर जाएगा, जिससे कि लोगों को जिसको अरेस्ट करने जा रहा है उस व्यक्ति को पता चल जाए कि नहीं ये रियल पुलिस ऑफिसर है और ये हमको क्या करने आ रहा है, अरेस्ट करने आ रहा है। सेकंड की हम बात करते हैं पोजीशन आफ्टर अमेंडमेंट, क्या क्या पोजीशन यहाँ पे बदल गया अमेंडमेंट के बाद। कह रहा है अंडर सेक्शन 41C द स्टेट गवर्नमेंट सेल एस्टेब्लिश्ड अ पुलिस कंट्रोल रूम एवरी डिस्ट्रिक्ट में और एवरी स्टेट लेवल पे यहाँ पे क्या बनाया गया, पुलिस कंट्रोल रूम बनाया गया था। ये अमेंडमेंट की ही देन है और ये गाइडलाइन की ही देन है। थर्ड गाइडलाइन के बारे में बता रहा है अंडर सेक्शन 41 सब क्लॉज डी द अरेस्टेड पर्सन शैल हैव एक्सेस टू एन एडवोकेट ड्यूरिंग एन इंटरोगेशन। और ये भी सेक्शन नंबर 41 सब क्लॉज डी के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है कि जब व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसको मिलने के लिए किसी एडवोकेट को उसको दिया जाता है कि आप अपने पसंद से अधिवक्ता से आप क्या कर सकते हैं, अपना इंटरोगेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट गाइडलाइन देखते हैं अंडर सेक्शन 50 सब क्लॉज ए द अरेस्ट इज टू बी इंटाइटल्ड टू हैव हिज फ्रेंड और रिलेटिव टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज ग्राउंड। और उसके फ्रेंड को या उसके रिलेटिव को या जो उसमें इंटरेस्टेड पर्सन होगा आप उसको क्या करेंगे, आप उसको इन्फॉर्म्ड करेंगे। नेक्स्ट ग्राउंड की बात करते हैं अंडर सेक्शन 54 एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर इज मेड। जो भी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, एक मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा ही किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है अंडर सेक्शन 55 सब क्लॉज ए द पुलिस ऑफिसर इज बाउंड टू इंश्योर हेल्थी एंड सेफ्टी ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। और पुलिस ऑफिसर का ये कर्तव्य भी होता है कि जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार किए हैं आप उसका क्या करेंगे, आप उसके हेल्थ का भी ख्याल रखेंगे। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे, जाओ मैंने तुमको अरेस्ट कर लिया अब तुम जियो चाहे मरो, इस तरह से आपको करके नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, कह रहा है कि व्हाट आर द गाइडलाइन लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर द पुलिस वाइल अरेस्टिंग अ जुडिशियल ऑफिसर। अगर मान लीजिए कि कहीं किसी जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट करने की आवश्यकता पड़ गई तो किस प्रकार से किसी जुडिशियल ऑफिसर को पुलिस वाले अरेस्ट करेंगे, तो इनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एक गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया था। और वो क्या गाइडलाइन था, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट इन दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1991 लेट डाउन फॉलोइंग गाइडलाइन फॉर अरेस्टिंग अ जुडिशियल ऑफिसर आर एस फॉलो। अगर मान लीजिए कि कोई जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा किसी भी प्रकार का ऑफेंस कमिट कर दिया गया और उस जुडिशियल ऑफिसर को गिरफ्तारी करने की आवश्यकता पड़ गई तो कौन से गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा रूल बनाया गया है जिससे कि पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, उस जुडिशियल ऑफिसर मीन्स कि जज साहब की गिरफ्तारी कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे कंडीशंस बता रहा है अ जुडिशियल ऑफिसर शुड बी अरेस्ट फॉर एनी ऑफेंस अंडर द इंटीमेटेशन टू द डिस्ट्रिक्ट जज और द हाई कोर्ट। उनको क्या करना पड़ेगा, या तो डिस्ट्रिक्ट जज से पहले प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा या फिर हाई कोर्ट से उनको प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा, तब वो क्या कर सकते हैं, किसी भी जुडिशियल ऑफिसर को एट द टाइम गिरफ्तार कर सकते हैं। बी पॉइंट में बता रहा है इन केस ऑफ नेसेसिटी फॉर इमीडिएट अरेस्ट ओनली अ टेक्निकल और फॉर्मल अरेस्ट भी मेड। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल और फॉर्मल अरेस्ट उनको कर सकते हैं, आप उनको हिट नहीं कर सकते हैं, आप उनको पकड़ नहीं सकते हैं। इस प्रकार की सारी गाइडलाइन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। जब तक हाई कोर्ट ना उस स्टेट का परमिशन दे दे या फिर वहाँ पे सेशन कोर्ट में जो डीजे साहब हों वो परमिशन ना दे दें, तब तक आप किसी भी व्यक्ति आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द फैक्ट ऑफ द अरेस्ट शुड बी इमीडिएटली कम्युनिकेटेड टू द डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज
एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। और इस प्रकार का अगर उनके द्वारा कोई भी ऑफेंस कमिट किया गया है तो आप क्या करेंगे, आप इमीडिएटली किसको इन्फॉर्म करेंगे, सेशन जज को आप इन्फॉर्म करेंगे या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को आप क्या करेंगे, इस प्रकार की उनकी शिकायत को लेकर के जाएंगे। नेक्स्ट की बात कर रहा है, द जुडिशियल ऑफिसर शैल नॉट बी टेकन टू द पुलिस स्टेशन विदाउट द प्रायर ऑर्डर और डायरेक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑफ द कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट। आप उनको ले करके आप थाने पे भी नहीं जाएंगे। कब तक, जब तक कि सेशन जज के द्वारा आपको प्रायर परमिशन न दी जाए तब तक आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जुडिशियल ऑफिसर को ना आप अरेस्ट कर सकते हैं, और अरेस्ट कर भी लेते हैं तो आप उनको थाने पर इस तरह से नहीं लेकर के जाएंगे। नेक्स्ट गाइडलाइन की बात कर रहा है, ऑर्डिनरली देयर शुड बी नो हैंड कफिंग ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर। आप किसी भी तरह से आप उनको हैंड कफिंग नहीं लगाएंगे, किसको, जुडिशियल ऑफिसर को। नेक्स्ट एफ पॉइंट में कह रहा है, इमीडिएट फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड टू द जुडिशियल ऑफिसर फॉर कम्युनिकेशन विथ हिज फैमिली मेंबर्स, लीगल एडवाइजर्स एंड जुडिशियल ऑफिसर। यहाँ पे उनको इमीडिएट फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करेंगे जिससे कि वो अपने फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं, अपने लीगल एडवाइजर मीन्स कि अपने एडवोकेट से बात कर सकते हैं, और अपने जुडिशियल ऑफिसर से भी वो क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपको ये फैसिलिटी पुलिस भाई साहब आपको क्या करना होगा, प्रोवाइड करना होगा। तब जब आप किसी भी मजिस्ट्रेट को अगर अरेस्ट कर रहे हैं, और किस मजिस्ट्रेट को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अगर आप अरेस्ट कर रहे हैं तो। नेक्स्ट जी पॉइंट में कह रहा है, नो स्टेटमेंट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर हु इज अंडर अरेस्ट शुड बी रिकॉर्डेड नॉर एनी पंचनामा बी ड्रॉन अप टू एनी और मेडिकल टेस्ट बी कंडक्टेड एक्सेप्ट इन द परमिशन ऑफ द लीगल एडवाइजर ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर। जब तक उस जुडिशियल ऑफिसर का कोई भी लीगल एडवाइजर इस प्रकार का परमिशन नहीं देता है तब तक ना आप किसी भी प्रकार का पंचनामा करेंगे, साथ ही साथ ना आप उसका क्या करेंगे, किसी भी प्रकार से आप उसका मेडिकल टेस्ट भी आप नहीं करवाएंगे। पुलिस भाई साहब आप लोगों को ये गाइडलाइन प्रोवाइड कर दिया गया है अगर आप किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अरेस्ट करते हैं। तो साथियों ये था यहाँ पे सेशन, ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें क्वेश्चंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने ज़्यादा रखे हैं। देखिए कह रहा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूटर्स, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए रिलीवेंट होता है। कह रहा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशंस। अब ये डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशंस क्या होता है, ये कहाँ पे डिफाइन किया गया है साथियों, पीपी साहब को आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, सेक्शन नंबर 25 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। अब इसी तरह डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशंस को पढ़ लीजिए। कह रहा है सेक्शन 25 सब क्लॉज ए ऑफ द कोड प्रोवाइड फॉर हिज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये किसके द्वारा किया जाता है साथियों, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। दिस प्रोविजन वाज इंसर्टेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट 25 एक्ट नंबर 25 ऑफ 2005। ये एक्ट नंबर 25 था, 2005 का एक्ट था, और उसी एक्ट के तहत इसको अमेंड करके यहाँ पे डाला गया है। कह रहा है इट कंसिस्ट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये कंसिस्ट करता है किसको, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशंस को, एंड एज मे बी डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशंस and the state governments may be appointed advocate in practices for the not less than 10 year। यहाँ पे किसको, जो भी एडवोकेट होता है, जो भी यहाँ पे बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में जाना चाहता है, तो कम से कम 10 साल की उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। shall be appointed at the state government with कॉन्करेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और किससे बात करना पड़ता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन सेल्फ फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन स्टेट। सेक्शन 25 सब क्लॉज 1 कैपी और क्लॉज 3 के अंतर्गत ये आपको चीज़ें देखने के लिए मिलता है। आगे करा, एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन नंबर 24 सब क्लॉज 1 और सेक्शन नंबर 24 सब क्लॉज 8 shall be subordinated to the Directorate of Prosecutions। सेक्शन नंबर 25 सब क्लॉज A क्लॉज 5 एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन नंबर 24 सब क्लॉज 3 और सेक्शन नंबर 24 सब क्लॉज 8 एंड सेक्शन नंबर 25 सब क्लॉज 1 shall be subordinated to the डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। सेक्शन नंबर 25 कैपिटल ए क्लॉज 6 के अंतर्गत ये बात आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे नेक्स्ट दे रहा है, प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन shall not be applied to the advocate general for the state while performing the functions of the public prosecutor। सेक्शन नंबर 25 ए क्लॉज 8 के अंतर्गत यहाँ पे ये कह रहा है कि जब एडवोकेट जनरल के द्वारा किसी भी प्रकार का अगर आर्गूमेंट किया जाता है तो यहाँ पे इस फैसिलिटीज़ को क्या किया जाता है, नहीं लागू किया जाता है, जो डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस वाला है। तो साथियों ये था आज का सेशन। इस सेशन में जितना क्वेश्चन हो सका उन सभी क्वेश्चंस को मैंने डिटेल में एनालिसिस करने का प्रयास किया। साथियों मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देना चाहता हूँ,
कि मैंने आईपीसी का भी सेशन कंडक्ट करवा दिया है। यहाँ पे मैं आपके सामने लिख भी दे रहा हूँ, ये आप ध्यान से देखिए। आईपीसी भी मैंने कराया है, सीपीसी भी मैंने कराया है, आईईए इंडियन एविडेंस एक्ट भी मैंने कराया है, और साथ ही साथ आज आप लोगों ने देख लिया सीआरपीसी भी आपके सामने मैंने डील कर लिया। तो साथियों ये सेशन था, इस सेशन को मैंने करा दिया है ऑलरेडी, हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे है। आप प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे आपको एज यूजुअल मिल जाएगा। साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और आपको लगता है कि इसका पीडीएफ भी आपके पास होना चाहिए तो साथियों टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए और लॉ विथ रोनित सर्च करिए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पे एज यूजुअल आपको पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि साथियों अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं, क्या हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आता हूं वो लेटेस्ट अपडेट आपको आसानी से मिल जाए। साथियों एक चीज़ और आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आप नए हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर हमको बताइए कि ये सेशन कैसा लग रहा है, क्या ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हेल्पफुल हो रहा है तो डेफिनेटली बताइए, हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर के आएंगे। अगर हेल्पफुल नहीं होगा तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं लेकर के आएंगे। साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।